Hello everyone. Today we will start new chapter of history, chapter 5 when people rebel. मीन्स जो इंडियन पीपल्स थे उन लोगों ने कब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिबेल करना स्टार्ट किया था, कब उन्होंने उन्हें विद्रोह करना स्टार्ट किया था कि नहीं बस अब बहुत हो चुका है, हम लोग बहुत सहन कर चुके हैं, अब नहीं होगा, अब हमें इनके खिलाफ कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन में पोयम दी है झांसी की रानी के ऊपर जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। इस पोयम के थ्रू उन्होंने बताया है कि कितना एंगर, कितना फ्रस्ट्रेशन था इंडियन रूलर्स के अंदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। जो गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने बहुत ही क्राफ्टी पॉलिसीज़ उस समय लेके आए थे। वो जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स याद है आपको, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी में था कि जो कोई किंग की डेथ हो जाती तो अगर उसका कोई बायोलॉजिकल बेटा नहीं होगा, मतलब उसका खुद का अगर कोई बेटा नहीं होगा तो उनका किंगडम पूरा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंड में चला जाएगा। ओके, सो झांसी के जो किंग थे उनका कोई बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, उन्होंने बेटे को अडॉप्ट किया था, तो वो उनका बायोलॉजिकल हायर नहीं हुआ तो उन्होंने उनका किंगडम पूरा उनके हैंड में ले लिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ऐसे बहुत सारे और अगर प्लान्स और पॉलिसीज़ भी थे जो कंपनी रूलर्स के अगेंस्ट यूज़ कर रही थी ताकि वो उनके टेरिटरी को और एक्सपैंड कर सके। सिर्फ रूलर्स ही नहीं, बहुत अलग जो और सेक्शंस थे इंडियन सोसाइटी के, वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गए थे कंपनी की पॉलिसीज से। सो 1857 सीई में, ये ईयर आप याद रखिएगा, इस ईयर में रिबेल होना स्टार्ट हुआ था। पीपल ने अपनी आवाज़ उठाना स्टार्ट की थी। ओके, सो 1857 सीई में जो रिसेंटमेंट हुआ कंपनी के अगेंस्ट, मैनी रूलर्स, इंडियन नेटिव्स में नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। रिसेंटमेंट मीन्स होता है नाराज़गी। तो जो रूलर्स थे, जो इंडियन पीपल्स थे, ट्राइबल पीपल्स थे, पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, जितनी भी थी पब्लिक, सब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। तो उन सब ने सोचा था कि नहीं, अब हमें इस कंपनी को इंडिया से बाहर निकालना ही होगा। सो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या इफ़ेक्ट हुए उनकी पॉलिसीज़ के सभी लोगों के ऊपर और उसका रिजल्ट क्या हुआ। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज़ इफ़ेक्ट ऑफ कंपनीज पॉलिसीज ऑन इंडियन पीपल। इंडियन पीपल के ऊपर उनके पॉलिसीज़ के क्या इफ़ेक्ट हुए। 1757 सीई में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के ऊपर अपना अच्छा खासा पैर अपना जमा लिया था। बंगाल के ऊपर बहुत सारे उन्होंने क्राफ्टी स्ट्रेटजीज लेके आए थे, चाहे वो धोखा देकर ही लेके आए वो, जैसे कि उन्होंने दीवानी राइट ले लिए थे बंगाल के नवाब से। तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार सब तरफ के उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए थे। ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स तक कंपनी ने बहुत सारे ऑपरेसिव और अनजस्टिस पॉलिसीज को वो लोग इंट्रोड्यूस कराते ही गए और उन्होंने अपनी रूल को एक्सपेंड कर लिया था, जिससे कि पीपल के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर और डिसकंटेंट हो गया था कंपनी के टुवर्ड्स। अब क्या इम्पैक्ट रहा इंडियन रूलर्स के ऊपर। द फर्स्ट इन द रो वर इंडियन रूलर्स हुज किंगडम्स वर बिंग एनेक्स्ड बाय कंपनी ऑन वन प्रेटेक्स्ट और द अदर। ओके, जो इंडियन रूलर्स थे, जो पहले ब्रिटिश कंपनी के आने से पहले रूल कर रहे थे, जो नवाब्स थे, उन लोगों को भी कंपनी ने एनेक्स करना स्टार्ट कर दिया। डिफरेंट पॉलिसीज़ लेके आए, उनसे उनका हक छीनने लग गए। बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बुक्सार हुए। द कंपनीज अनफेयर पॉलिसीज, क्लेवर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज एंड ट्रीटीज विद इंडियन रूलर्स हैड ग्रेजुअली eroded द पावर, ऑथोरिटी एंड प्रेस्टीज दैट द रॉयल्स वंस कमांडेड। ओके, ये बैटल ऑफ प्लासी और बुक्सार के बाद क्या हुआ, उन लोगों ने बहुत सारी ऐसी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजीज लगाई जिसकी वजह से जो वहाँ के रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स, उनकी पावर, उनकी ऑथोरिटी, उनकी प्रेस्टीज, सब कुछ धीरे धीरे जाने लग गई थी। वो उन्होंने पपेट रूलर्स बनाए, जैसे कि प्लेसिंग पपेट रूलर इन बंगाल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड सिक्योरिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल एम्परर शाह आलम टू रॉब्ड द रॉयल्स ऑफ देयर ऑनर एंड इकोनॉमिक पावर्स। ठीक है, वहाँ से उन्होंने उनके दीवानी राइट्स ले लिए और उन्हें एक पपेट रूलर की तरह बिठा दिया। सिर्फ क्यों पपेट रूलर क्यों बिठाते वो, क्योंकि लोग बात तो उनके रूलर की ही मानेंगे ना, कंपनी की बात थोड़ी ना कोई मानेगा।
इसलिए वो पपेट रूलर को बिठा के रखते थे, लेकिन उनके हैंड में कोई भी पावर नहीं होती थी, कोई भी अथॉरिटी नहीं होती थी। अगर उन्हें कोई भी डिसीजन लेना है तो उन्हें कंपनी से पूछना पड़ता था। After Battle of Buxar 1764, company appointed British residents in many princely states to promote its interests there, keep a tab on activities of ruler and have a say in important internal decisions that they made. बैटल ऑफ बुक्सार के बाद क्या हुआ, उन लोगों ने अपने कंपनी का एक ब्रिटिश रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया। कहाँ पर? हर किंगडम के अंदर जहाँ भी कोई रूलर रूल कर रहा है तो उसके किंगडम में एक ब्रिटिश रेसिडेंट भी रहेगा, तो वो उनके कोर्ट में भी हमेशा रहता था। तो उनके कोई भी डिसीशंस होते थे, कोई भी मैटर होते तो सब चीज़ में वो ब्रिटिश रेसिडेंट उसकी नज़र रखता था और वो इंटरफेयर भी करते थे, ताकि उन्हें पता रहे कि किंगडम में हो क्या रहा है। The states that entered into subsidiary alliance with company virtually lost their sovereignty. फिर वो सब्सिडरी अलायंस लेके आए, ये भी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो उससे उनकी सॉवरेनिटी लॉस्ट होने लग गई। दे कुड नो लॉन्गर हैव देयर ओन मिलिट्री मेंटेन रिलेशन विद अदर स्टेट्स। सब्सिडरी अलायंस में उन्होंने क्या बोला था कि आप जो रूलर है वो अपने खुद की मिलिट्री आर्मी नहीं रख सकता है, अगर उसको प्रोटेक्शन के लिए आर्मी चाहिए तो उन्हें ब्रिटिश आर्मी यूज़ करनी होगी। ठीक है, ये सब्सिडरी अलायंस वो लेके आए थे। तो इसकी वजह से जो रूलर्स थे उनकी सॉवरेनिटी ख़त्म होने लग गई, उनके रिलेशंस अदर स्टेट से मेंटेन नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से उनके नेबर से भी डिस्प्यूट्स होने लग गए थे। द नॉन पेमेंट ऑफ सब्सिडी कॉस्टेड रूलर्स देयर टेरिटरीज, और जो नॉन पेमेंट होते थे, अगर कोई सब्सिडी नहीं दे पाए तो फिर उनका रूल उनसे छीन लिया जाता था। जैसा कि हमने हैदराबाद के निज़ाम के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में। गवर्नर जनरल वेलेस्ली कंपेल्ड द नवाब ऑफ अवध टू एक्सेप्ट द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी एलेक्स इन AD 1801। जब गवर्नर जनरल वेलेस्ली थे तो उन्होंने जो अवध के नवाब थे उनसे फोर्सफुल एक्सेप्ट कराया था, किसको? सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को 1801 AD में। फिर जब डलहौजी आए तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, आप तो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हो। नवाब के लिए बोला, जो अवध के नवाब थे उनको बोला कि आप अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हो, अच्छे से आप गवर्न नहीं कर पा रहे हो रूलर को, रूल्स को, अपने किंगडम को। सो उन्होंने वो उनसे छीन लिया। Dalhousy's doctrine of lapse was among the most detested policies of the English East India Company, through which it annexed states like Satara, Nagpur, Sambalpur, Udaipur and झांसी। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाले पॉलिसी लेके आए थे, इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को एनेक्स कर लिया था, जैसे कि सतारा हुआ, नागपुर है, संबलपुर है, उदयपुर है, झांसी है। ये सारे जो किंगडम्स थे यहाँ पर कोई भी बायोलॉजिकल मेल नहीं था हायर होने के लिए। सो उन्होंने ये सारे स्टेट्स को अपने अंदर अपने कब्जे में ले लिया। इस पॉलिसी के चलते कंपनी टर्न डाउन द प्ली ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज देयर हायर टू द थ्रोन। अब रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन फिर भी कंपनी ने नहीं माना और उनका जो अडॉप्टेड सन था उसे थ्रोन नहीं दिया। कंपनी ऑल्सो रिफ्यूज टू ग्रांट पेंशन टू नाना साहेब एज ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू। अब जो नाना साहेब थे वो भी पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, तो उन्हें भी बायोलॉजिकल हायर नहीं बनाया गया और उनसे भी थ्रोन ले लिया गया। नाना साहेब वॉज ऑल्सो फोर्स्ड बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू लीव हिज फैमिली सीट एट पूना एंड मूव टू कानपुर। जो नाना साहेब थे उन्हें तो उन्होंने पूना से निकाल भी दिया, जो उनका फैमिली सीट थी, और उन्हें कानपुर भेज दिया गया। फर्दरमोर द कंपनी कंस्पायर्ड टू ग्रेजुअली ब्रिंग मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। जब कंपनी ने पूरा अपना कॉन्स्पिरेसी जमा ली थी तो फिर उन्होंने मुगल डायनेस्टी को वहाँ से ख़त्म कर दिया। जितने भी रूलर्स थे उनकी तो कोई वैल्यू रही नहीं गई थी। सो इट स्टॉप्ड मिंटिंग कॉइन्स बियरिंग द नेम ऑफ मुगल किंग। जो मुगल किंग के नेम की कॉइन्स चलते थे, जो कॉइन बनते थे जिनके ऊपर मुगल किंग की फ़ोटो रहती थी, वो भी उन्होंने बनाने बंद कर दिए। इससे क्या फ़ायदा होता था उन्हें? सपोज़ कि अभी हम एग्ज़ाम्पल लेके, हमारे जो चलती है करेंसी, उसके ऊपर गांधी जी का पिक्चर रहता है। अगर गांधी जी का पिक्चर हटा देंगे तो क्या शो होगा पब्लिक के सामने, पीपल के सामने क्या शो होगा कि अब गांधी जी की हमारी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गई है। जो पॉलिटिशियंस है या जो गवर्नमेंट है वो गांधी जी को वैल्यू नहीं दे रही है, इसलिए उन्होंने उनकी फ़ोटो हटा दी। तो यही चीज़ उन्होंने किया था कि जो कॉइन्स के ऊपर नवाब्स की पिक्चर रहती थी वो उन्होंने उस पर से हटा दी, ताकि लोगों के सामने ये
अ, संदेश जाए कि अब इन नवाब्स की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, इसलिए उन्होंने कॉइन्स पर से उनकी फ़ोटो हटा दी। In 1849, Governor General Dalhousie made it clear that after the death of Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar, family would lose their right to reside in Red Fort of Delhi, which had been their ancestral residence since the times of Shah Jahan. अब जनरल डलहौजी ने क्या किया, जब मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र, लास्ट रूलर यही थे, तो इनकी जब डेथ हुई तो उसके बाद इनकी फैमिली को भी उन्होंने रेड फोर्ट से निकाल दिया, उन्हें वहाँ रहने भी नहीं दिया, जो कि उनका एंसेस्ट्रल हाउस था, पैलेस था। ठीक है, कब से? शाहजहां के टाइम से। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग अनाउंस दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल एम्परर एंड हिज सक्सेसर्स वुड बी एक्नॉलेज्ड एज प्रिंसेस नॉट द किंग्स। अब उन्होंने एक और अनाउंसमेंट क्या किया कि जो बहादुर शाह जफ़र थे ये लास्ट मुग़ल एम्परर थे, इनके बाद की जो इनके डिसेंडेंट्स आएंगे, इनके जो वंशज आएंगे, वो किंग नहीं कहलाएंगे, वो सिर्फ प्रिंस कहलाएंगे। मीन्स उन्हें राजा बोलने का भी हक नहीं, आप उन्हें सिर्फ राजकुमार कह सकते हो। ऑल दिस पॉलिसीज ऑफ कंपनी लेफ्ट रूलर्स ह्यूमिलिएटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। अब इतनी सारी जो पॉलिसीज लेके आए थे उसकी वजह से सारे जो इंडियन पीपल थे, वो रूलर्स थे, वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो गए थे और फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। अब पीजेंट्स, जमींदार्स एंड आर्टिसंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा? लैंड सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर एम्ड एट एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम रेवेन्यूज फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड्स अंडर इट्स कंट्रोल। अब जो सेटलमेंट लेके आए थे, ये सारी पॉलिसीज हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ ली है, ओके, तो आप रिकॉल कीजिएगा और पिछले चैप्टर से इस चैप्टर को कनेक्ट कीजिएगा। सो जो लैंड सेटलमेंट वाली पॉलिसी थी उसकी वजह से उन्होंने क्या सोचा, उनका एम क्या था पॉलिसी लाने का, कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके, जितना हम रेवेन्यू ले सके उतना ले। सो उन्होंने सेटलमेंट की वजह से रेवेन्यू फिक्स कर दिया था हाई रेट्स पर, और स्ट्रिक्टली कलेक्ट किया जाता था फिक्स्ड डेट एंड टाइम पर। मीन्स रेवेन्यू तो उनका फिक्स था कि आपको इतना टैक्स देना ही देना है, और वो बिल्कुल टाइम से देना रहता था, उसका टाइम और डेट भी फिक्स होती थी। So this was a huge burden on peasants and zamindars, many of whom lost their lands due to their failure to pay the revenue on time. So ये बहुत huge heavy burden था peasants और ज़मींदार्स के ऊपर, क्योंकि जो लोग नहीं पे कर पाते थे उनसे उनकी लैंड छीन ली जाती थी। Quite often, heavy demand of revenue forced them to borrow money from money lenders who seized their lands if they could not pay back the loan to meet revenue demand. और कभी अगर वो नहीं दे पाते थे हैवी रेवेन्यू, तो फिर उन्हें लोन लेना पड़ता था। लोन लेते थे मनी लैंडर्स से, और मनी लैंडर्स भी वही करते थे, अगर वो लोन नहीं चुका पाए तो मनी लैंडर्स भी उनकी लैंड को सीज कर देते थे। So forced cultivation of cash crops by English East India Company was another big cause of resentment among peasants and zamindars. अब वो फोर्सफुली जो कैश क्रॉप्स की कल्टीवेशन कराई जाती थी, जैसे कि हमने वो भी पढ़ा था कि इंडिगो की कल्टीवेशन ज़बरदस्ती करवाई गई पीजेंट से, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था इंडिगो से। तो ये जो फोर्सफुली कल्टिवेटेड कराई जाती थी क्रॉप्स को, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था पीजेंट्स के अंदर नाराज़गी का। Artisans living in countryside were also unhappy with company on being forced to sell their craft at an extremely low price. जो आर्टिसंस थे वो भी बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थे, क्योंकि कंपनी उनसे फोर्सफुली क्राफ्ट आइटम को लो प्राइस में सेल करवाती थी, उन्हें उतना प्राइस नहीं मिल पाता था। सो पीजेंट्स, जमींदार, आर्टिसंस, इन लोगों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट था, ये भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। अब इम्पैक्ट ऑन सोल्जर्स, ठीक है, अब सोल्जर्स पे क्या इम्पैक्ट था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्रूटेड इंडियंस इन इट्स आर्मी एज सिपॉयज, ठीक है, उन्होंने इंडियन जो पीपल थे उनको अपनी आर्मी में एज अ सिपॉय अपॉइंट कर रखा था। मीन्स एक सिपाही, सिपॉय मीन्स सिपाही, सोल्जर। दे वर नेवर प्रमोटेड बियॉन्ड रैंक ऑफ सूबेदार, सीनियर पोस्ट वर रिजर्व्ड ओनली फॉर ब्रिटिश। वो उन्हें सिर्फ एक सोल्जर ही बना के रखते थे, उन्हें कभी प्रमोशन नहीं दिया, प्रमोट नहीं किया उन्हें, कभी सूबेदार बना दिया। ये जो सीनियर पोस्ट होती थी वहाँ पर, वो सिर्फ पोस्ट ब्रिटिशर्स के लिए ही रिजर्व्ड रहती थी। There also existed a wide gap between pay, allowances and service condition of Indian sepoys and their British counterparts. अब जो उनके सिपॉयज़ को पेमेंट दी जाती थी, जो अलाउंस दिए जाते थे, जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी,
वो ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक वाइड गैप थी कि ब्रिटिशर्स को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती थी, उनको अलाउंस भी बहुत ज़्यादा दिया जाता था, लेकिन जो इंडियन सिपॉयज़ थे उन्हें उतना नहीं मिलता था। सो सिपॉयज़ गॉट फर्दर एगिटेटेड व्हेन कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू मिलिट्री रूल्स दैट वेंट अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड सेंटिमेंट्स। अब वो बहुत ये इतना तो चलो उन लोगों ने सहन कर लिया, लेकिन उनके अंदर भी कब रिसेंटमेंट स्टार्ट हुआ, जब कंपनी ने न्यू मिलिट्री रूल इंट्रोड्यूस किया जो कि उनके रिलीजियस बिलीव्स और सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट था। मीन्स उनके जो रिलीजियस बिलीव्स थे वो हर्ट हो रहे थे। जैसे कि कंपनी ने इशू किया ऑर्डर कि फॉरबिडिंग द सिपॉयज फ्रॉम वियरिंग कास्ट एंड रिलीजियस मार्क्स लाइक तिलक, टर्बन और बियर्ड विच हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि जो उनके रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, जैसे कोई तिलक लगाता है, कोई सिर पे टर्बन पहनते हैं, जो पंजाबी रूलर्स होते थे वो लोग टर्बन पहनते थे सिर पर, उनकी दाढ़ी भी होती है बड़ी बड़ी, वो लोग हेयर कट नहीं कराते हैं। सो ये जो थी ये ब्रिटिशर्स रूल लेके आए थे कि वो ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एक उन्होंने ऑर्डर पास किया था, तो इससे उनके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए। फिर एक और ऑर्डर पास किया कंपनी ने 1824 में कि उनको बर्मा जाना है सिपॉयज़ को, तो वो सी रूट से जाएंगे। To fight for, company created a big ruffle among the Hindu sepoys who believed that crossing sea would lead to loss of their religion and caste. अब जाने का रूट लैंड का भी था, लेकिन ब्रिटिशर ने क्या ऑर्डर पास किया कि नहीं, आपको सी रूट से ही जाना पड़ेगा। लेकिन इंडियन सोल्जर्स की ऐसी रिलीजियस बिलीव्स थे उन लोगों की कि सी से जाएंगे तो हमारे रिलीजियस बिलीव्स हर्ट होंगे। The plea of sepoys to travel to Burma by land route was rejected and those who refused to follow the order were severely punished. अब जो सिपॉयज़ ने बर्मा लैंड रूट से जाने के लिए मना कर दिया, तो जो लोग मना कर देते थे फिर उन्हें पनिश किया जाता था। 1856 में कंपनी पास्ड ए न्यू लॉ मेकिंग इट कंपलसरी फॉर न्यू आर्मी रिक्रूट्स टू सर्व ओवरसीज इन टाइम्स ऑफ नीड। सो उन्होंने न्यू लॉ पास किया कंपनी ने 1856 में कि वो एक कंपलसरी था कि सभी को सी रूट से जाना ही पड़ेगा जब भी हमें ज़रूरत होगी। The sepoys could not remain unaffected from anger of oppressed farmers as most of them held from anger of the peasants. अब जो सिपॉयज़ थे उन्हें भी किसके ऑपरेशन के बारे में पता चला, फार्मर्स के, पीजेंट्स के, कि वो लोग भी कितने गुस्से में हैं, कितना एंगर है उनके अंदर, ये सारे सिचुएशन सिपॉयज़ को भी पता थी। So wrongful annexation of Awadh added fuel to fire as Bengal regiment mostly comprised of soldiers from the state of Awadh. अब जब अवध में उन्होंने wrongfully annexed किया, अवध के नवाब को जो उन्होंने निकाल दिया किंगडम से, तो वो एक मतलब एक आग में चिंगारी मतलब घी में, हाँ जो भी बोलते हैं, उसमें वो करने का काम किया। क्यों? क्योंकि जो बंगाल रेजिमेंट था उसमें मोस्टली जो सोल्जर्स थे वो अवध स्टेट के ही थे, इसलिए वो और ज़्यादा गुस्से में आ गए थे कि हमारे रूलर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो। सो इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑन दी masses. Senior British officials of the company made efforts to reform Indian society that was riddled with many social evils. अब एक काम और क्या किया उन्होंने, इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि यहाँ पे बहुत सारी सोशल एविल प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमें हटानी होगी और हमें इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा, उसे चेंज करना होगा। इससे भी जो पीपल थे जो ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीव्स के थे उन्होंने अपोज किया। जो रूढ़ीवादी लोग थे जिनको लगा कि नहीं, ये हमारे हर मैटर में इंटरफेयर कर रहे, इन्हें कोई हक नहीं बनता है कि हमारे रिलीजियस बिलीव्स को हर्ट करे, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेले, हमारी सोसाइटी को चेंज करे। सो वेलकम मेजर्स सच एज लॉज टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती, एंकरेजमेंट टू विडो रीमैरिज वॉज सीन एज एन इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश एंड सोशल कस्टम्स ऑफ इंडियंस। जो सती प्रथा थी, सती प्रथा याद है आपको, पढ़ा है आपने, कि जब किसी मैन की डेथ हो जाती थी तो जो उसकी वाइफ होती थी उसको भी ज़बरदस्ती उस चिता में अपने आप को जलाना होता था, जो उसके हस्बैंड की चिता होती थी, ये थी सती प्रथा। और विडो रीमैरिज, अगर कोई विधवा हो जाता था तो उसकी फिर रीमैरिज करवाना किसी लेडी की। तो ये जो वो प्रैक्टिसेस थी, सोशल एविल प्रैक्टिसेस थी,
उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की ब्रिटिशर्स ने। तो जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा और गुस्से में आ गए कि चलो इतना तो हम लोगों ने सहन कर लिया, जो इतनी पॉलिसीज़ वगैरह लेके आए हमने सब कुछ सह लिया, लेकिन अब तो ये हमारे हर मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, ये हमारे सोशल कस्टम्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया कि एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी होगी। They soon began to fear that British were trying to destroy their religion. फिर soon उन्हें realize हुआ कि नहीं, ये हमारे social religion को destroy कर रहे हैं। This fear intensified when company gave a free hand to Christian missionaries to work and on land and property in Indian territories. फिर जो Christian missionaries होती थी उन्हें कंपनी ने फ्री कर दिया कि आप यहाँ पर कोई सी भी ज़मीन ले सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं इंडियन टेरिटरीज़ में। इन 1850 में फिर उन्होंने न्यू लॉ पास किया कि कंपनी फैसिलिटेट पीपल टू कन्वर्ट इनटू क्रिश्चियनिटी। फिर उन्होंने पीपल को हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवाना स्टार्ट किया। इट अलाउड द कन्वर्ट्स टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ देयर एंसेस्टर्स। By 1857, there was widespread anger and discontent among various sections of Indian society against oppressive policies of English East India Company. So 1857 में एक वाइड स्प्रेड, मतलब ये एंगर डिसकंटेंटमेंट हर जगह फैल गया था, इंडियन रूलर्स के अंदर, इंडियन पीपल के अंदर, पीजेंट्स, जमींदार, आर्टिसंस, सोल्जर्स, सब के अंदर इतनी ज़्यादा गुस्सा भर गया था, सब लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे किससे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, उनके लॉज से, उनकी पॉलिसीज से। ओके, फिर अब उन्होंने रिबेल करना स्टार्ट किया। सो स्प्रेड ऑफ सिपॉय म्यूटिनी 1857। अब वो कब स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द रूलर्स एंड मासेस ऑफ इंडिया हैड बीन लॉकिंग हॉर्न्स एवर सिंस कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स कंट्रोल ओवर बंगाल। जब कंपनी ने बंगाल के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया तो फिर सब जगह ये एंगर फैलना स्टार्ट हो गया। कंपनी हैज एन प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इट्स रूल इन सब कॉन्टिनेंट। द इंसिडेंट्स ऑफ रेसिस्टेंस पुट अप बाय इंडियन अगेंस्ट कंपनी ऑल्सो रोज। These rebellions were restricted within a region and usually involved a particular section of society such as farmers or particular tribal groups. ठीक है, उन्होंने पहले तो रेबेलियन को रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट किया, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था ट्राइबल्स वाले में कि जब ट्राइबल पीपल ने रेबेलियन स्टार्ट किया तो फिर उन्हें जो मुंडा रेबेलियन था, ओके, तो उन लोगों को उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट किया, उन्हें बंद करना स्टार्ट किया, कंट्रोल किया उन लोगों के ऊपर। 1857 में सिचुएशन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिकेम सो टेंस दैट इट वाज रेडी टू एक्सप्लोड एनी टाइम। जो नॉर्दर्न पार्ट था इंडिया का, वहाँ पर तो इतना ज़्यादा सिचुएशन टेंस हो चुकी थी कि वो लोग रेडी थे बिल्कुल एक्सप्लोड होने के लिए। दिस एक्सप्लोजन हैपेंड व्हेन मंगल पांडे, अ सोल्जर ऑफ एन इन्फेंट्री रेजिमेंट ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, वाज हैंग्ड फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर एट बराकपुर नियर प्रेजेंट डे कोलकाता। अब एक्सप्लोजन कब होना स्टार्ट हो गया? जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही आर्मी में एक सोल्जर थे जिनका नाम था मंगल पांडे, इनके ऊपर भी मूवी बनी थी अगर आप लोगों ने देखा हो तो। वो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्हें बराकपुर में हैंग कर दिया था, जो कि अभी प्रेजेंट डे कोलकाता में है, उसके पास है। What triggered the attack was Mangal Pandey's protest against using cartridges of newly introduced Enfield rifle. अब वो मंगल पांडे को गुस्सा क्यों आया, क्यों अटैक किया उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर? क्योंकि वो ब्रिटिश ऑफिसर न्यू एनफील्ड राइफल लेके आए थे जिसके ऊपर कार्ट्रिजेस लगे हुए थे। मतलब एक टाइप की राइफल होती थी जिसके ऊपर एक ऐसा रहता था कार्ट्रिजेस, जिसे कि छीलना पड़ता था मुंह से, उसके बाद वो चलती थी। जैसे बहुत बार आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा बम यूज़ करते थे तो उसका लॉक पहले मुंह से खोलते फिर फेंकते हैं, वैसे ये राइफ़ल भी होती थी एक टाइप की, तो उसके ऊपर जो कार्ट्रिजेस लगे रहते तो उसको मुंह से छीलना पड़ता था, उसके बाद वो राइफ़ल वर्क करती थी। तो ऐसा मंगल पांडे टू बिलीव्ड दैट paper covering of cartridges was coated with grease made of cow and pig fat and this covering had to be bitten off before loading into the rifle. अब उसमें क्या था, जो पेपर कवरिंग होती थी कार्ट्रिजेस की, उसके ऊपर जो ग्रीसिंग की जाती थी ना, वो काऊ और पिग के मीट से बनी हुई थी, मीन्स गाय और सुअर के मांस से बना हुआ था, तो वो कवरिंग का ग्रीसिंग, तो अगर उससे मुंह से छीलेंगे तो वो उनके मुंह पे तो लगेगा ही, तो उससे उनके जो रिलीजियस बिलीव्स थे, सेंटिमेंट्स थे, वो हर्ट हो रहे थे। सो इसके थ्रू मंगल पांडे ने आवाज़ उठाई थी, उन्होंने उनको हैंग कर दिया था कि नहीं ये हम लोग नहीं करेंगे।
So as per their religion, Hindus are not allowed to touch cow meat and Muslims are forbidden from touching pig meat. So Hindus को अलाउ नहीं था कि वो काउ मीट को टच करें और मुस्लिम्स जो थे वो पिग मीट को टच नहीं करते हैं. So Mangal Pandey's death strengthened the determination of other sepoys to safeguard the religion at any cost. So मंगल पांडे की जब डेथ हुई तो उससे क्या हुआ, जो उनके सिपॉयज थे उनमें ताकत सी आ गई थी कि नहीं, अब हमें अपने रिलीजन को बचाना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर. So some days after Mangal Pandey's execution, some sepoys stationed at Meerut refused to participate in army drill using Enfield cartridges. So जब मंगल पांडे का एक्सक्यूशन हो गया उसके बाद कुछ सिपॉयज ने मेरठ के स्टेशन पे रिफ्यूज़ किया कि हम आपके आर्मी में एनफील्ड कार्ट्रिजेस यूज़ नहीं करेंगे. ऑन 9 मई 1857, 85 ऑफ सिपॉयज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट. सो 9 मई 1857 में 85 सिपॉयज जो थे उन्हें डिसमिस कर दिया आर्मी से और उन्हें 10 साल के लिए इम्प्रिजन कर दिया, जेल में बंद कर दिया. Angered at these other sepoys stormed the Meerut jail and freed the imprisoned sepoys. अब इससे जो एंग्री हुए दूसरे सिपॉयज, उन लोगों ने मेरठ जेल पर धावा बोल दिया और जो इम्प्रिजन सिपॉयज थे उन्हें फ्री करवा लिया. Then killed British officers, took away guns and ammunition and set fire to buildings and properties of the British. जो वहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्हें मार दिया, उनके जो गन्स थे, जो एम्यूनिशंस थे, एम्यूनिशन में जो गोला बारूद होते हैं वो सब ले लिए और बिल्डिंग और प्रॉपर्टी को जला दिया. सिपॉयज डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू द फिरंगी और ब्रिटिश रूल इन द कंट्री. फिरंगी किसके लिए जाता है, फॉरेनर्स जो आते थे उनके लिए फिरंगी टर्म यूज़ की जाती थी. सो उन्होंने डिटरमाइन किया कि अब इन फिरंगी का तो एंड करना ही पड़ेगा और इस ब्रिटिश रूल को कंट्री में से हमें ख़त्म करना ही पड़ेगा. तो उन्होंने मार्च किधर करना स्टार्ट किया, दिल्ली में, जो कि मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र की सीट थी. This was the beginning of rebellion which the British historians referred to as the Sepoy Mutiny of 1857. So ये rebellion की beginning थी जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने लिखा है, जिसके बारे में इसे नाम दिया गया है सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857. म्यूटिनी मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो कि ऑफिसर्स को डिसओबे करते हैं, उनके डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बात नहीं मानते. ठीक है, ये पोस्टेज स्टैम्प है मंगल पांडे जी का. फिर 11 मई 1857 में सिपॉयज दिल्ली गए, उन्होंने वहाँ पे लोकल ट्रुप्स जो थी उनको ज्वाइन किया. सेम वायलेंट सिनेरियो ऑफ मेरठ वाज रिपीटेड. वहाँ पर भी जो अभी इन्होंने मेरठ में किया यही सेम सिनेरियो इन्होंने दिल्ली में भी जाके रिपीट किया. फिर जो सोल्जर्स बाग्ड इनटू रेड फोर्ट एंड डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर. वो लोग रेड फोर्ट पे गए, उन्होंने फिर से बहादुर शाह जफ़र जो थे उन्हें ही अपना लीडर डिक्लेयर किया. The Mughal emperor was not ready to stand against Mughal authority. However, the weak and nagging emperor had no choice but surrender to the wishes of rebel soldiers who had stormed into his palace. जो मुग़ल एम्परर थे वो रेडी नहीं थे कि वो मुग़ल अथॉरिटी के खिलाफ खड़े हो सके, लेकिन फिर भी अगर वो वीक थे तो उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी. सो उन्होंने सरेंडर कर दिया कि हम रिबेल सोल्जर्स के साथ हैं, और क्योंकि उन्होंने उनके पैलेस पे धावा बोल दिया था. So then Bahadur Shah wrote letter to all the chief and rulers of the country to form a union of Indian states to fight against the British. So फिर बहादुर शाह ने लेटर्स लिखे जितने भी चीफ्स थे, रूलर्स से, उन्हें कि हमें एक अपना यूनियन बनाना होगा इंडियन स्टेट्स का, जिससे कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर सके. बहुत सारे रूलर्स ने ज्वाइन कर लिया. कुछ लोगों ने सोचा कि मुग़ल एम्परर की विक्ट्री होगी तो ठीक ही एक तरह से, तो क्योंकि हमें फिर से रूल करने का मौका मिल सकता है अगर ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएंगे. सो इस टाइप का डेवलपमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था किसने, ब्रिटिशर्स ने. एज दे थॉट दैट अनरेस्ट अमंग द सिपॉयज ऑन इशू ऑफ कार्ट्रिजेस वुड वीकन विद टाइम. उन लोगों ने क्या सोचा था कि जो कार्ट्रिज वाला मैटर है सिपॉयज के साथ, ये कुछ टाइम बाद वीक हो जाएगा, तो ये इशू अपने आप निकल जाएगा कि वो जो सिपॉयज है वो समझ जाएंगे कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, कर सकते हैं. ऐसा उन लोगों ने किसने सोचा था, ब्रिटिशर्स ने. तो उन्होंने इस चीज़ को लाइटली ले लिया, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा आग की तरफ फैल गया था. नाउ स्प्रेड ऑफ रिबेलियन. अब रिबेलियन कब स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ? अबाउट अ वीक आफ्टर द कैप्चर ऑफ दिल्ली नो रिबेलियन वॉज रिपोर्टेड इन कंट्री. जब उन्होंने दिल्ली पे कैप्चर किया उसके वीक के बाद भी कोई भी रिबेलियन कंट्री में रिपोर्ट नहीं हुआ. As the news of event at Meerut and Delhi spread, a wave of Sepoy mutinies began in different places. So जब ये न्यूज़ आई इवेंट्स की मेरठ और दिल्ली की, ये बहुत सब तरफ फैल चुकी थी. सो डिफरेंट प्लेसेस में भी सिपॉय म्यूटिनीज
बनने स्टार्ट हो गए। मोर एंड मोर रेजिमेंट्स म्यूटिनीड एंड स्टार्ट हेडिंग टू जॉइन ट्रुप्स एट मैन सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ. Sepoy mutiny soon transformed into a rebellion of masses. People from towns, villages joined the local leaders, zamindars and chiefs in fighting against the British. ठीक है, धीरे धीरे उस म्यूटिनी को सबने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया. जो पीजेंट्स थे, जो ज़मींदार थे, जो चीफ्स थे, टाउन से, विलेजेस से, सब लोगों ने सिपॉय म्यूटिनी को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया. तो मेन सेंटर कौन से थे रिवॉल्ट के? उनके दिल्ली, मेरठ, बरेली, लखनऊ, ग्वालियर, झांसी, कानपुर, फैजाबाद एंड आरा. ये मेन सेंटर्स थे जहाँ पे इन लोगों ने रिबेल करना स्टार्ट किया था और यहाँ पर ये रिबेलियन बहुत ज़्यादा फैल गया था. नाना साहेब जो थे उन्होंने भी रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया कानपुर से. ही एक्सपेल्ड ब्रिटिश फ्रॉम सिटी एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ पेशवा एज गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफ़र. उन्होंने भी अपनी सिटी से ब्रिटिशर्स को एक्सपेल्ड कर दिया और अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया. गवर्नर किसके अंडर? बहादुर शाह जफ़र के अंडर. इन लखनऊ रिवॉल्ट वॉज लेड बाय बेगम हज़रत महल. लखनऊ में किसने रिवॉल्ट स्टार्ट किया? बेगम हज़रत महल ने, जो कि किसकी वाइफ थी? वाजिद अली शाह की वाइफ थी, जो कि अवध के नवाब थे जब कंपनी ने उन्हें एनेक्स किया था. उनके जो सन थे बिरजिस कदर वॉज डिक्लेयर्ड न्यू नवाब हु एक्सेप्टेड द सजरेनिटी ऑफ बहादुर शाह जफ़र. झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और तात्या तोपे थे, जो कि जनरल ऑफ नाना साहेब जॉइंड द रिबेल सिपॉयज एंड फॉट द ब्रिटिश. Another gallant queen who led the revolt was रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में रामगढ़ है, वहाँ की क्वीन थी रानी अवंतीबाई. इन्होंने भी ज्वाइन किया और बहुत सारे अलग अलग लीडर्स थे जो कि सीन में उभर के आए. अहमदुल्ला शाह मौलवी फ्रॉम फैजाबाद emerged as a strong leader. He succeeded in gathering a huge number of supporters and joined the rebel at Lucknow. Okay. फिर दिल्ली a large number of Ghazis or religious warriors joined rebel to throw British out of the company. Other prominent new leaders were Bhakt Khan, a soldier from Bareilly, and Kuwar Singh, an old zamindar for Bihar. Rebels who were far more in number than company soldier emerged victorious in several battles. ठीक है, अब जो रिबेलियंस थे उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. किसके अगेंस्ट? कंपनी के जो सोल्जर थे उनसे तो उनकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी. उन्होंने बहुत सारी बैटल्स जीत ली. दिस एंकरेज्ड मोर एंड मोर पीपल टू जॉइन द रिबेलियन. इससे क्या हुआ? एंकरेजमेंट मिला दूसरे पीपल को भी कि नहीं, हमें भी इस रिबेलियन में ज्वाइन होना चाहिए. वन गेट क्यूरियस टू नो हाउ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिएक्ट. अब इन सब ने तो इतना किया, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चुप बैठेगी? वो रिएक्ट नहीं करेगी क्या? अब हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे रिवॉल्ट को सप्रेस किया. Okay, next topic is the suppression of revolt. Company was shocked to see how Sepoy mutiny, which they thought would die on its own, took the form of a popular rebellion, due to which company suffered heavy damages and humiliating defeats one after the other. अब कंपनी शॉक हो गई थी सिपॉय म्यूटिनी को देखकर. उन्होंने सोचा था कि ये लोग कुछ टाइम में खुद ही मर जाएंगे, लेकिन हुआ कि एक पॉपुलर रिबेलियन फॉर्म कर दिया था उन लोगों ने, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत सारे नुकसान सफ़र करना पड़ रहा था. हाउ कुड बी माइट कंपनी ऑब्जर्व द सिचुएशन एज ए म्यूट स्पेक्टेटर. कब तक कंपनी चुप रह के देख सकती थी? उन्होंने डिसाइड किया कि इन रिबेलियस को ख़त्म करना ही होगा. इट ब्रॉट मिलिट्री एंड एमिनिशंस फ्रॉम इंग्लैंड, पास न्यू लॉज टू कन्विक्ट द रिबेल्स विद ईज एंड देन लॉन्च्ड अटैक्स ऑन द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट. उन्होंने क्या किया? मिलिट्री एमिनिशंस मंगवाए इंग्लैंड से, न्यू लॉज पास किए रिबेल्स के अगेंस्ट. फिर उन्होंने बहुत सारे अटैक किए जहाँ पर रिवॉल्ट का सेंटर था, जहाँ से सेंटर जो था, जहाँ से रिवॉल्ट हो रहा था, जहाँ से रिबेल स्टार्ट हो रही थी, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया. अंडर एबल कमांडर्स सच एज हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैम्पबेल एंड ह्यूज हग्रोज. दिल्ली बीइंग द कंट्रोल सेंटर ऑफ अपराइजिंग. दिल्ली जो था वो मेन सेंटर था. वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट अटैक किया, उसे कैप्चर किया कंपनी ने वापस. बहुत सारी जो एट्रोसिटीज़ थी वो वहाँ पे उन्होंने इन्फ्लिसिट की पीपल ऑफ दिल्ली पे ड्यूरिंग अटैक, एज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन द अबव एक्सपर्ट. सून आफ्टरवर्ड मुगल एम्पर बहादुर शाह जफ़र वॉज कैप्चर्ड. अब बहादुर शाह जफ़र एम्पर थे तो उन्हें कैप्चर किया. उनके जो बेटे थे, उनके जो ग्रैंडसन थे, उन्हें मरवा दिया और उन्हें इम्प्रिजन कर दिया, उन्हें और उनकी वाइफ को. In October 1858, Emperor along with his wife Begum Zeenat Mahal was sent to Rangoon. He died there in November 1862.
सो अक्टूबर 1858 में एम्परर मीन्स बहादुर शाह जफ़र और उनकी वाइफ जीनत महल को उन लोगों ने रंगून भेज दिया जेल में, जो कि अभी म्यांमार में है। वहाँ पर नवंबर 1862 में उनकी डेथ हो गई। लेकिन रिबेलियन जो था वो ख़त्म नहीं हुआ। दिल्ली को कैप्चर करने के बाद भी सितंबर 1857 में ब्रिटिश ने 2 इयर्स और लगे उन्हें रिबेलियन को सप्रेस करने में। जो नाना साहब थे वो नेपाल चले गए जब उन्हें कानपुर में डिफीट कर दिया गया। जो बेगम थी अवध की वो भी लखनऊ चली गई। इन मार्च 1858 में उन्हें भी रिकैप्चर कर लिया गया। इन जून 1858 में झांसी को भी उन्होंने वापस ले लिया। रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने डिफीट कर दिया और बैटल में उन्हें मार दिया। रामगढ़ में भी रानी अवंतीबाई जो थी वो मर चुकी थी जब वो फाइट कर रही थी ब्रिटिशर्स के साथ। तात्या टोपे जो थे वो भी सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में भाग गए, कंटिन्यूइंग अटैकिंग ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ ट्राइबल एंड पीजेंट लीडर्स। लेकिन वो फिर भी उन्होंने अपनी अटैक कंटिन्यू रखी, किसकी हेल्प से? ट्राइबल और पीजेंट लीडर्स की हेल्प से। लेकिन फाइनली उन्हें मार दिया गया अप्रैल 1859 में। एज द लीडर्स लॉस्ट मैनी डेजर्टेड द रिबेल ग्रुप्स। अब जब लीडर मरते जा रहे थे तो फिर ग्रुप रिबेल जो ग्रुप था वो डेजर्ट होना स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश ऑल्सो टुक सर्टेन मेजर्स टू विन बैक द ट्रस्ट ऑफ पीपल। लॉयल लैंड होल्डर्स वर अलाउड टू होल्ड ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स। Rebel landlords were assured that their rights to land would not be denied if they surrendered to the British and had not killed any European. Regardless of this, sepoys, rebels, nawabs, rajas were tried and hanged in large numbers. अब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे मेजर्स अपनाए ताकि वो वापस लोगों का विश्वास जीत सके। जो लॉयल लैंड होल्डर्स थे उन्हें अलाउ किया कि आप ट्रेडिशनल राइट है आपके लैंड के ऊपर आपका, उन्हें एश्योर करवाया कि आप अगर आप सरेंडर कर देंगे, किसी यूरोपियन को नहीं मारेंगे तो हम आपको अपनी ज़मीन वापस दे देंगे। और जो सिपॉयज़ थे, रिबेल्स थे, नवाब थे, राजास थे, बहुत ज़्यादा नंबर में उन लोगों को हैंग किया गया। ओके, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द अपराइजिंग। अब अपराइजिंग के इफेक्ट बाद क्या हुआ? बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश हैज़ रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री। ठीक है, 1859 के एंड तक ब्रिटिशर्स ने वापस अपना कंट्रोल पूरी कंट्री पर जमा लिया था। It was the time for them to reflect upon the causes that led to great uprising. They realized that it was not possible for them to rule over the country with earlier policies and hence introduced some important changes. अब इनके इफ़ेक्ट से क्या हुआ, उन्हें पता चला, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम कंट्री के ऊपर रूल कर सके जो हमने पहले पॉलिसीज़ बनाई उनके थ्रू। सो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस। British Parliament passed a new act in 1858 ending the rule of English East India Company in the subcontinent. उन्होंने 1858 में एक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट लेके आए वो, जिससे कि उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया इंडियन सबकॉन्टिनेंट से। द एक्ट मेड ब्रिटिश क्राउन रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग मैटर्स रिलेटेड टू इंडिया। उस एक्ट में उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को रिस्पॉन्सिबल बताया कि इंडिया से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा जिस पर एडमिनिस्टर करना होगा तो कौन करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। न्यू पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड टू लुक इनटू मैटर्स रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ इंडिया। अब उन्होंने इंडियन स्टेट के लिए एक सेक्रेटरी अपॉइंट किया जो कि इंडिया के गवर्नेंस से रिलेटेड जितने मैटर्स होंगे वो देखेंगे। ही वॉज टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग द मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। वो कौन होगा? मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट होगा जिसे अपॉइंट किया जाएगा। अ न्यू काउंसिल बनाई उन्होंने जिसको नाम दिया गया इंडिया काउंसिल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वाइस रॉय। अब जो इंडिया का गवर्नर जनरल होगा उसे नया नाम दिया गया वाइस रॉय, देयर बाय मेकिंग हिम अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। दिस मेजर्स मेड ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर रूलिंग द इंडियन टेरिटरीज। सो इन मेजर्स से क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थी कि इंडियन टेरिटरीज पे वो रूल कर रहे हैं। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रूल नहीं है। अदर मेजर्स वर टेकन टू पैसिफाई द रूलर्स, कंट्रोल द मिलिट्री एंड कर्ब द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ रिबेलियन इन फ्यूचर। इन सब मेजर्स से उन लोगों ने पैसिफाई किया रूलर्स को, मिलिट्री को कंट्रोल किया और पॉसिबिलिटीज़ बनाई कि अब फ्यूचर में कोई भी रेबेलियन ना हो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी उन्होंने वापस ले लिया और जो राइट दे दिया नेटिव रूलर्स को कि वो अपने अडॉप्टेड सन को भी हायर कर सकते हैं। फर्दर मोर रूलर्स वर गिवन एश्योरेंस दैट द टेरिटरीज वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन द फ्यूचर। रूलर्स को भी एश्योरेंस दी कि अब आपकी टेरिटरी फ्यूचर में कभी भी आपसे एनेक्स नहीं की जाएगी। और दे हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश क्वीन एज सुप्रीम अथॉरिटी। लेकिन उन्हें ब्रिटिश क्वीन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा एज अ सुप्रीम अथॉरिटी।
To reduce the possibility of another Sepoy mutiny, it was decided to cut the strength of Indian soldiers in army and increase the number of European soldiers. अब सिपॉय म्यूटिनी की पॉसिबिलिटी ना हो उसे रिड्यूस करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि इंडियन सोल्जर्स को कम कर देंगे आर्मी से और मोस्टली यूरोपियन सोल्जर्स को ही रखेंगे. So it was also agreed that soldiers from region of Awadh, Bihar, Central India, South India, which had past history of mutiny, would not be preferred in the army. Instead, Gurkha, Sikh, Pathans who helped company suppress the revolt would be preferred in the forces. अब जो गुरखा सिख्स पठान थे इन लोगों ने रिवॉल्ट को सप्रेस करने में कंपनी की हेल्प की थी. सो उन्होंने प्रेफरेंस इनको दी कि इनको हम आर्मी फोर्सेस में रखेंगे. British felt that Muslims were largely responsible for the uprising. Therefore, they seized the land and property of Muslims on a larger scale. अब ब्रिटिशर्स ने फील किया कि जो मुस्लिम्स थे वो रिस्पॉन्सिबल थे अपराइजिंग के लिए लार्ज नंबर में, सो उन्होंने उनकी लैंड प्रॉपर्टी को सीज कर दिया. ब्रिटिश डिसाइडेड टू मिनिमाइज द इंटरफेरेंस इन ट्रेडिशनल रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द इंडियंस. उन्होंने ये भी डिसाइड किया कि अब वो सोशल इंटरफेरेंस नहीं, वो इंडियन ट्रेडिशन में उनके सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर नहीं करेगी. दे फ्रेम्ड न्यू पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द लैंड राइट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड ज़मींदार. लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार की लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए भी उन्होंने कुछ न्यू पॉलिसीज़ बनाई. सो एक न्यू फेज़ स्टार्ट हो गया इंडियन हिस्ट्री में जब ब्रिटिश क्राउन आ गया एज अ पैरामाउंट अथॉरिटी. में सुप्रीम अथॉरिटी किसकी हो गई? ब्रिटिशर्स की हो गई. अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका था.